हेलो स्टूडेंट क्लास 8। बेटा आपका सिविक्स में एनुअल टर्म का ना चैप्टर 2 है। चैप्टर नेम है आपका कानून और सामाजिक न्याय। तो आपको कानून और सामाजिक न्याय इसमें क्या बताया जा रहा है, जैसे क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में एक कमीज अध्याय याद है। वहाँ हमने देखा था कि बाजार की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहकों से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। मतलब वहाँ पे बताया कि भाई क्रय विक्रय, भाई आप परचेज कैसे कर रहे हो, किस तरह से बेच रहे हो ना, ये सब चीज़ें चल रही थी, इसके बारे में था। कपास पैदा करने वाला छोटा किसान, इरोड़ के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने में मजदूर, कमीज के उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का क्या होते हैं, शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता है। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की क्या रहती है, संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर क्या लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए। भाई गवर्नमेंट क्या बनाती है, कुछ कानून बनाती है ना, क्या किस लिए बनाती है, जिससे कि समाज में क्या हो रहा है कि भाई जो भी गलत कार्य किए जा रहे हैं, भाई लोगों का शोषण हो रहा है, उसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। जैसे आगे हम पढ़ते हैं, आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, जैसे निजी कंपनियां हैं, ठेकेदार है, कारोबारी लोग हैं, आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने क्या करते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं। भाई जैसे कौन होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, निजी अपनी कंपनियां होगी, ठेकेदार हो गए, है ना, जो कारोबार लोग बिजनेस करते हैं, वो नॉर्मली ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट है ना कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में क्या होता है, गैर कानूनी या गलत माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, उसके काम के बदले में अगर उसको पैसा ना दिया जाए तो क्या है, जाहिर एक गलत चीज़ है, तो उसको क्या माना जाता है, गलत कहा जाता है। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन में से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक मजदूरी की ना एक मजदूरी डिफाइन कर दी, निश्चित कर दी कि भाई कोई व्यक्ति अगर लेबर है ना, मजदूरी कर रहा है, तो उसको मिनिमम इतनी मजदूरी है ना पर डे मिलनी चाहिए। और समय के अकॉर्डिंग उसमें है ना, समय के साथ उसमें क्या होता है, बढ़ोतरी भी होती रहती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उसमें से किसी का भी क्या ना हो, शोषण ना हो। भाई सीधी बात है, जो मजदूरी कर रहा है उसको भी सही वेतन मिलना चाहिए, प्लस जो है ना उत्पादन कर रहा है, चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको भी वही सही वाजिब मजदूरी, मतलब वाजिब पैसा ले लोगों से। और जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, यूज कर रहा है, उनको भी क्या है कि सही कीमतों में सामान उपलब्ध हो सके। तो गवर्नमेंट ने सबके लिए क्या है कि कुछ है ना रूल्स बनाए हैं। जैसे कि इसमें बताया गया साइड में, न्यूनतम वेतन के लिए कानून की भाई जरूरत क्यों पड़ी। भाई जाहिर है कि जब कानून अगर न्यूनतम वेतन डिफाइन नहीं करेगा तो जो उत्पादक है वो लोगों से क्या अपनी मन इच्छा के अनुसार कुछ भी पैसा है ना मांग सकते हैं, ले सकते हैं। फिर है ना ये सब चीज़ें क्वेश्चन बताए गए हैं। फिर अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर शो की गई है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर। ये एक पिक्चर जो दिखाई गई, कहाँ, अहमदाबाद के मिल में, कहाँ है ना, वहाँ पर मजदूर काम करते हैं। बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती स्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल क्या हो गई थी, बंद हो गए थे। पावर लूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। भाई पावर लूम बिजली चलने वाले क्या कहते हैं, करघों कहते हैं। यह 4 से 6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्य स्थितियाँ बहुत ही क्या हो गई हैं, खराब होती हैं। अब आगे चैप्टर हम जो बता रहे हैं, यहाँ पे एक तालिका दी गई है। तालिका 1 में क्या है, विभिन्न पक्षों की सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कानून दिए गए हैं। उसमें
से दिए गए कॉलम जैसे 2 और 3 है, बताया गया है कि ये कानून क्यों और किसके लिए ज़रूरी है। कक्षा में है ना, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं भाई, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कानून बनाए गए, इसकी ज़रूरत क्यों है और यह कानून किसके हित में है। तो ये यहाँ पे कानून डिफाइन किए कौन कौन से भाई, न्यूनतम मेहनताना कानून है ना, इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। भाई न्यूनतम क्या कि एक मजदूरी फिक्स कर दी गई कि भाई इतनी मजदूरी हर व्यक्ति को, मतलब जो भी व्यक्ति मजदूरी करे उसको दी जानी चाहिए। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि क्या करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं जो मालिक वगैरह मजदूर से काम कराते हैं और उनको सही उनके है ना मेहनताना उनकी सैलरी वगैरह नहीं देते हैं, और क्या करते हैं कि इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते हैं और बहुत कम मजदूरी में भी क्या करते हैं वे काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए। यह कानून किसके हैं, मजदूरों के हित में है। खासतौर से किन मजदूरों के हित में, भाई जो खेतों में काम कर रहे, निर्माण मजदूरी है, फैक्ट्री मजदूर है, घरेलू नौकर आदि सबके ना उनकी सुरक्षा के लिए सब चीज़ डिफाइन की गई है। तो यहाँ पे फिर ये बताए गए हैं आगे दूसरी चीज़ बताई गई, कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने वाले कानून है ना, उदाहरण के लिए चेतावनी, अलार्म, आपातकालीन द्वारा आदि सही ढंग से काम कर रहे हैं है ना, ये सब चीज़ें कानून बताया गया। कौन से कानून किसके हित में, ये सब चीज़ें इसमें डिफाइन की गई है। फिर आता है कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। भाई खाली कानून बनाने से ही कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है, जब कानून बनाए गए हैं तो उनको क्या है, उनको लागू भी किया जाना चाहिए कि भाई उन्हें अप्लाई किया जाना चाहिए है ना, जिससे कि उसका सही उपयोग हो सके। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों के से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना क्या होता है, और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कि भाई सपोज गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया तो कानून किन की सुरक्षा के लिए बनाता है, जो कमज़ोर वर्ग होता है। फिर कानून बनाने के साथ साथ क्या होता है, उसे लागू करना भी बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों पर नियमित रूप से क्या करना चाहिए, निरीक्षण यानी कि जांच करते रहना चाहिए कि भाई ठीक है, जो मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों को सही प्रॉपर्ली उन्हें मजदूरी वगैरह सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो कोई व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता नजर आए तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदलने की कार्रवाई को के डर से वह कम वेतन पर ही क्या करता है, काम करने को तैयार हो जाता है। भाई कोई व्यक्ति वीक है ना, भी नहीं है, तो क्या करता है कि वो मजबूरी में कम मजदूरी पर ही काम करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो उसको क्या है ना, कम मजदूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में क्या करें, काम करा सकें। ऐसी सूरत में बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह से क्या किया जाए, लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ना, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। कि वो लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर ठीक है, भाई किसी भी व्यक्ति को क्या मजबूरन है ना कम मजदूरी पर काम नहीं करना पड़े है ना, ये सबसे सुनिश्चित करनी चाहिए। और साथ साथ क्या बता रहे हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं कि बंधुआ मजदूर के रूप में भी काम करने के लिए मजबूर ना हो। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या अन्य किसी खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। गवर्नमेंट ने यह भी निश्चित किया गया है कि जो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है वह किसी भी खदान वगैरह में है ना और किसी भी प्लेस पर काम करता हुआ नजर ना आए। अगर पाया गया तो क्या है, कानूनन अपराध माना जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा पिक्चर दिखाई गई है। पिक्चर दिखाई गई है सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिनिषेध या विनियमन
अधिनियम 1986 में संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरा में 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों में प्रतिक्रिया में नियोजन करने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। बच्चों या किशोरों में नियोजन को यह एक संज्ञेय अपराध माना दिया गया है। फिर यहाँ पर 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन फॉर नो चाइल्ड लेबर प्रारंभ हुआ था। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड टेकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन मॉनिटरिंग के लिए किए गए हैं। मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई गवर्नमेंट ने भाई कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, नियम बनाए, जिससे कि भाई जो बच्चों से मजदूरी वगैरह कराई जा रही है इस पर क्या किया जाए? भाई प्रतिबंध है लगा दिया जाए, जिससे कि बच्चों को क्या है कि थोड़ी सुरक्षा मिल सके। अगर कोई भी व्यक्ति बच्चों से कार्य कराता हुआ नजर आया है ना, पकड़ा गया, तो उसमें क्या है कि उस पर क्या करेगा? उसको उसके बदले में दंड भी देना पड़ेगा। भाई उसे क्या 3 से 2 साल तक की जेल की सजाए है ना, 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा और कोई है ना कम उम्र के बच्चे से काम कराएगा। फिर यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, किस दिखा रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में क्या बता रहे हैं कि 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण क्या हुई थी? दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बन डाई नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बन डाई के इस संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना गैस रिसने लगी और यह बेहद कैसी थी? जहरीली गैस होती है। अब इसमें वहाँ पे क्या था? इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12-12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ है। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह से क्या होने लगी? जलने लगी। फिर अगली मॉर्निंग में क्या होती है? दिन भर के भाई 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग क्या हो गए? मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से क्या हुए? प्रभावित हुए। सामूहिक अंतिम संस्कार, यहाँ पर ये देखो पिक्चर में दिखाया गया सामूहिक अंतिम संस्कार कि वहाँ पर कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई है ना। और वो क्या रीजन रहा? जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से क्या हो गए? पीड़ित हो गए। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया, इसमें दिखाया गया देखो इस गैस के प्रभाव से बच्चे की भाई मतलब क्या मतलब प्रॉब्लम उनके सामने है क्रिएट हो गई। फिर क्या आता है? यूनियन कार्बन डाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन। भाई जब जाहिर इतना बड़ी दुर्घटना हुई तो लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बन डाई ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले ही कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे क्या हुए थे? घायल हुए थे। फिर यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया सबूतों से पूरी तरह साफ था कि महाविनाश के लिए यूनियन कार्बन डाई ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बन डाई के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन है ना 1985 में वहाँ पे सरकार ने कितना $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी थी। इस त्रासदी से जीवित बच निकले लोग है ना बचने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ क्या सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। फिर यहाँ पे पिक्चर दिखा रही यूनियन कार्बन डाई संयंत्र से इर्द गिर्द बिखरे पड़े है ना रसायनों के बोरे। 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बन डाई के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बन डाई के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन
चलाया था। मैंने यहाँ पे देखो पिक्चर दिखाया गया कि भाई भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कितना उनका लोगों का नुकसान हुआ था, है ना। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। बेटा आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर आगे किसके सेकंड पार्ट में ना चैप्टर को आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। बाय, टेक केयर।